हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। मैं राजीव सर ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल से आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत छोटी क्लास के साथ मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। इन क्लासेस के माध्यम से हम कर रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम और कक्षा 11 के एनुअल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी। तो देखते हैं आज की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेल-वोल्हार्ड-जेलिनस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड-जेलिनस्की रिएक्शन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बच्चों HVZ रिएक्शन, HVZ। और ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी है कार्बोक्सिलिक एसिड से कनेक्टेड, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो हमारी नेमिंग रिएक्शन चल रही है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर से चल रही हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं हेल-वोल्हार्ड-जेलिनस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HVZ। आइए देखते हैं इसको कि ये होती क्या है। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें COOH ये समूह उपस्थित होता है, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिनमें उपस्थित होता है, उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं बच्चों। तो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, ये देखिए ये बहुत काम की बात है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो पहली बात तो ये है कि ये रिएक्शन कहां होने वाली है? ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में होने वाली है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ये नोट करने वाली बात है। वे ऐसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो क्या करेंगे? वे लाल फास्फोरस, है ना, कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में या तो क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम। क्लोरीन भी ले सकते हैं और ब्रोमीन भी ले सकते हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम हेल-वोल्हार्ड-जेलिनस्की रिएक्शन कहते हैं, यानी कि HVZ रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, वे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन, दोनों में से किसी के साथ विक्रिया हो सकता है, के साथ अभिक्रिया करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर दे। तो इसी रिएक्शन को बोलेंगे HVZ, यानी कि हेल-वोल्हार्ड-जेलिनस्की रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार इसमें बताया, क्योंकि कैनिजेरो बताया, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन बताया, तो उनमें हमें जरूरत पड़ी थी वहां पर एल्डिहाइडों में कि अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन कौन होते हैं। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होंगे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आपको मैंने बताया जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। तो बच्चों अगर यहां पर हम ले लें एसिटिक एसिड ले लें, तो एसिटिक एसिड में होता है CH3, तो होता है CH3COOH, CH3COH। अब आपको पता है कि ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप। COOH क्या होता है? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला जो पहला कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला जो पहला कार्बन होता है वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। ये बात मैंने पहले भी आपको कई बार रिपीट कराई, एल्डिहाइड्स में कराई, फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला जो पहला कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन होती है उसी को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर हम देखें तो जो हमारा एसिटिक एसिड है यानी कि एथेनोइक एसिड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। तो यानी कि जो एसिटिक एसिड है ये इस क्रिया को कराने में सक्षम है। यदि हम बात करें किसकी, HCOOH जो फॉर्मिक एसिड होता है, तो देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है FG, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन ही यहां नहीं है, सीधे सीधे कौन है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर सिंगल हाइड्रोजन आती है, कार्बन के साथ नहीं आती है, तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं काउंट करते। अल्फा हाइड्रोजन कब होगी? वो जब अल्फा कार्बन के साथ आएगी। तो ये हाइड्रोजन तो है लेकिन ये अल्फा
हाइड्रोजन नहीं होगी। कब है? अगर यहाँ कार्बन के साथ होती। तो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ये सीधी सी बात आप याद रखिए कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कर सकते हैं? एसिटिक एसिड के साथ, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो चलिए अल्फा हाइड्रोजन वाला हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ले लिया। वो कौन है? एसिटिक एसिड। कौन होती है? CH3COOH। ये हमने लिया बच्चों। बहुत सिंपल सा रिएक्शन होने वाला है। तो अब इसमें हमें क्या किसके साथ क्रिया करानी है? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। तो सपोज हमने यहां लिया क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन लिया, और क्लोरीन लेने के बाद हमें साथ में क्या लेना है? लाल फास्फोरस की उपस्थिति। तो यहां हम लिख देंगे रेड फास्फोरस। और हम यहाँ सनलाइट भी ले सकते हैं, सूर्य प्रकाश भी इसके साथ रख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि भाई ये क्या है? CH3COH जो एसिटिक एसिड है, इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल हमने लिया, और ये कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड है? अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो क्लोरीन के साथ इसको हम जब रिएक्ट कराते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो ये 2 परमाणु देखिए कैसे है? Cl और Cl, ये ऐसे है। तो इनमें से क्या होगा? Cl का एक परमाणु तो इस हाइड्रोजन के साथ क्या निकाल देगा बाहर? ये देखिए क्या निकल जाएगा बाहर? HCl निकल गया। क्या निकला? HCl। तो ये हमारा क्या होगा बताइए? क्या होगा? CH3COOH में से एक जो क्लोरीन का एक परमाणु है वो यहाँ से क्या निकाल देता है? HCl निकाल देता है। तो ये हो गया हमारा -HCl। जब -HCl होगा तो फिर क्या बचता है? क्या बचता है देखिए, तो एक हाइड्रोजन हमें क्या कर देना है? कम कर देना है। तो एक हाइड्रोजन अगर हम कम कर दें तो ये इसको हाइड्रोजन को आप जो कम करें, देखिए कम कैसे करें मैं बताता हूँ। यहाँ से कम करेंगे तो रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो COOH प्लस Cl2 ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप में से हम हाइड्रोजन कम ना करें। हम देखिए ये हमारे पास जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये वाली हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप को हम सेम रखेंगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन इस Cl के परमाणु के साथ जुड़ करके किस में कन्वर्ट हो जाती है? HCl में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से चली गई। कितनी हाइड्रोजन थी? 3 हाइड्रोजन थी। तो यहाँ क्या बच गया बच्चों? CH2। एक हाइड्रोजन चली गई तो क्या बच गया? CH2 है ना। और आगे क्या बचा? COOH ये बचा। अब देखिए ये क्लोरीन के कितने परमाणु थे? 2 परमाणु थे, है ना, Cl और Cl। तो एक Cl तो चला गया यहां से हाइड्रोजन को लेकर के HCl के रूप में। एक Cl का परमाणु अभी भी शेष है। तो इस Cl के परमाणु को जो शेष है, इस Cl के परमाणु को भी हम यहां पर इस सूत्र में ऐड कर देते हैं। तो इसको कहीं भी आप रख लो, CH2 के बाद रख लो या यहां शुरू में रख लो। तो ये Cl हमने यहां लगा दिया। वो तो क्या बना? Cl CH2 COOH। Cl CH2 COOH। ये क्या था शुरू में? बताइए शुरू में क्या था? एसिटिक एसिड था, एसिटिक अम्ल। अब यहां पर जो हमारा एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल में क्लोरीन का एक परमाणु प्रवेश कर गया। तो बताइए क्लोरीन का कितने परमाणु है? 1 परमाणु। तो एक परमाणु किस में प्रवेश किया? एसिटिक अम्ल में। तो एक परमाणु को, क्लोरीन के एक परमाणु को लिखा जाएगा मोनो माने एक, और Cl को लिखा जाता है क्लोरो। तो मोनो क्लोरो, और किसका था? किसके अंदर प्रवेश किया था? एसिटिक अम्ल के। तो ये जो का तो यहां लिख देंगे एसिटिक अम्ल। तो क्या नाम हुआ इसका बताइए जरा? क्या नाम हुआ? मोनो क्लोरो एसिटिक अम्ल। ये हमारा पहला जो कंपाउंड है वो निर्मित हो जाता है एसिटिक अम्ल के में जुड़ने के बाद। ठीक है, इसके बाद फिर से हम दोबारा से इसी रिएक्शन को दोहराने का प्रयास करेंगे। तो वापस हम क्या करेंगे बताइए जरा? वापस हम इसमें क्या डाल दें? Cl2 वापस इसमें ऐड करें। Cl2 ऐड करके और क्या होगा? Cl2 ऐड करोगे तो एक हाइड्रोजन यहां से इस Cl के साथ क्या बाहर निकाल देगी? HCl। उसी तरह से देखिए एक यहाँ कितनी हाइड्रोजन थी? 3 थी। 3 में से एक हाइड्रोजन Cl के साथ चली गई तो HCl 2 हाइड्रोजन रह गई थी। अब इस 2 हाइड्रोजन में से ये हमारा क्रियात्मक समूह है।
क्रियात्मक समूह के हाइड्रोजन को हमें नहीं छेड़ना है। तो यहां से एक हाइड्रोजन इस Cl को अपने साथ लेकर के क्या निकाल दिया, HCl निकाल दिया। तो 2 Cl में से एक Cl तो HCl के रूप में बाहर चला गया, एक Cl अभी शेष है। तो जो एक Cl शेष है वो Cl हम इसके साथ इसी में जोड़ देंगे। तो Cl पहले कितना था, 1, अब Cl एक और आ गया तो कितने हो गए, Cl 2, Cl2। यहां से एक हाइड्रोजन चली गई तो क्या बचा, CH भाई, एक हाइड्रोजन Cl के साथ चली गई और आगे क्या है, COOH। ये हमारे पास आया Cl2 CH COOH, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इस बार Cl कितने हो गए बच्चों, 2 बार Cl है तो 2 बार Cl के लगेगा डाई, और Cl के लिए क्या लगेगा, क्लोरो, डाई क्लोरो। और किसका है, किसका रूप था, एसिटिक एसिड का। तो डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल, डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी भी एक हाइड्रोजन और यहां हमें दिखती है, यानी कि ये क्रिया एक स्टेप में और आगे बढ़ सकती है। तो इसके बाद हम क्या करें, यहां से कर लें बच्चों, ऐसे यहां से कर लेंगे। तो क्या किया, वापस हम फिर क्या डाल दें, Cl2, इसके अंदर फिर Cl2 ऐड होगा। तो Cl2 ऐड होगा तो क्या होगा, यहां देख रहे हैं अब ये हाइड्रोजन अभी शेष है, तो ये हाइड्रोजन इस Cl में से एक परमाणु को, Cl2 में से एक परमाणु को ले लेगी Cl के, क्या होगा, HCl, तो माइनस HCl, ये हो गया। अब जो एक Cl का परमाणु बचा, भाई एक तो इस H के साथ चला गया तो HCl बाहर हो गया, एक परमाणु भी शेष है। तो Cl के यहां पहले वाले में कितने परमाणु थे, 2, एक Cl और इसमें डाल दो तो कितने हो जाएंगे, 3 हो गए, तो Cl3 हो गया। और यहां क्या, हाइड्रोजन तो बची ही नहीं, तो क्या होगा, C, और फिर उसके बाद है COOH। ये कंपाउंड बना हमारा CL3CCOOH। तो Cl3 यानी कि Cl कितनी बार आया, 3 बार आया। तो 3 बार आया तो इसको लिखेंगे ट्राई क्लोरो, और कौन सा, एसिटिक अम्ल, ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से ये ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल, ये इतने स्टेप में ये रिएक्शन यहाँ से हो जाता है। अब देखिए शुरू कहाँ से किया था हमने, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड हमने लिया, यानी कि हमने वो कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो होता है एसिटिक एसिड। तो क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ हम इसको रिएक्शन कराएंगे। तो क्लोरीन का एक परमाणु ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर के HCl में चला जाता है, और एक जो परमाणु बचता है क्लोरीन का वो आकर के यहाँ ऐड हो जाता है। तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक Cl यहाँ पे जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। इसी प्रकार इस स्टेप को फिर सेकंड स्टेप में लेकर के जाएंगे तो क्लोरीन की क्रिया दोबारा फिर होगी। तो यहाँ से जो CH2 है, यानी कि हाइड्रोजन कितने, 2, इस हाइड्रोजन में से एक परमाणु इस Cl के साथ जुड़ के माइनस HCl बना देगा, और जो एक Cl का परमाणु बचा वो Cl का परमाणु यहाँ बढ़ जाएगा। तो हुआ Cl2, और एक हाइड्रोजन चली गई थी तो रह गया CH और COOH। इसको बोलते हैं डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। तीसरे स्टेप में फिर हम इसको चलेंगे, क्योंकि ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यानी कि अभी भी क्रिया आगे बढ़ सकती है। तो फिर Cl2 डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये H और एक Cl तो माइनस HCl, और एक Cl का जो परमाणु बचता है उस Cl के परमाणु को हम यहाँ पर इसके साथ ऐड कर देंगे, ये होगा Cl3CCOOH। तो इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार से जो एसिटिक एसिड, फिर मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और उसके बाद फिर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इतने स्टेप में ये रिएक्शन हमारा हो जाता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। इससे कनेक्टेड और भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, एसिटिक एसिड है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, इनमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना। अगर हमारे से कोई पूछने लगे कि भाई CH3COOH और इसके बाद कौन है ClCH2COOH, ये एसिटिक एसिड है, ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, तो दोनों में से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो मेरी पहले वाली जो वीडियोस हैं उनको आप ध्यानपूर्वक देखिए, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में समझाया। उसके बाद हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं
उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का एक बहुत बेहतरीन क्लास वीडियो आपको वहां पर दिया गया है। तो वहां पर आप जाकर के चैनल पे खोलिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको वहां सब चीज पता लग जाएगी। तो यहां पर हमने आपको बताया हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन HBZ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, आपको पक्का समझ में आ जाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और बोर्ड की तैयारी के लिए इसी प्रकार लगे रहिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।